जंग के बीच पाकिस्तान में आंशिक प्रतिबंध लागू है। जंग के बीच पाकिस्तान में आंशिक प्रतिबंध लागू है। ऊर्जा संकट के चलते स्मार्ट लॉकडाउन। ऊर्जा संकट, ईंधन की कमी की वजह से यह कदम उठाया गया है। बाजारों को शाम 8 बजे तक बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। पाकिस्तान में रात 10 बजे तक ही खुलेंगे रेस्टोरेंट। 10 बजे के बाद होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन से हालांकि इनकार कर दिया है। हालात के अनुसार पाकिस्तान में प्रतिबंध और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इन सब के बीच ट्रंप की ईरान को फुल एंड फाइनल वार्निंग भी सामने आई है। ट्रंप की ईरान को फुल एंड फाइनल वार्निंग, रात 8 बजे तक की डेडलाइन। आज रात 8 बजे तक की डेडलाइन। ईरान में ना पुल बचेंगे ना पावर हाउस बचेंगे। ईरान को 4 घंटे के अंदर मिट्टी में मिला देंगे, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। एक रात में पूरे ईरान पर कब्जा कर लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से साई साहब का रुख कर लेते हैं। साई साहब, डेडलाइन आज तक की दी है, अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इतनी गंभीरता से ना आप ले रहे इस बात को, क्योंकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स इस तरह के रहे हैं। अब ईरान इस बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है? क्या आप वहां भी अभी अगर हम देखें वो तैयारियां चल रही होंगी, वो कौतूहल बना होगा कि रात 8 बजे की जो डेडलाइन दी है गंभीरता से लेंगे उसे? मोनिका, थोड़ा सा उसमें करेक्शन है आपके दर्शकों के लिए। डेडलाइन कल रात की 8 बजे की है, ट्यूसडे नाइट 8 PM ईस्टर्न टाइम, जो कि अमेरिका में आज मंडे है, मंडे की रात है। अभी से ठीक 21-22 घंटे बाद उनकी डेडलाइन खत्म होगी। मतलब अभी भी रिस्पांस टाइम है ईरान के पास। और इनके जो दोनों टीमें पीछे एंगेज कर रही हैं थ्रू थंब मीडिएटर, उनके पास भी आज का पूरा टाइम होगा। हालांकि इस समय अमेरिका में रात होगी, लेकिन ईरान में, पाकिस्तान में और दोहा में अगर कुछ भी आज चलना होगा तो आज दिन भर का वक्त है। करीब 21-22 घंटे और हैं डेडलाइन खत्म होने में। ईस्टर्न टाइम ट्यूसडे 8 PM। अभी ईस्टर्न टाइम मेरे ख्याल 9-9:30 PM हो रहा होगा ऑफ अ मंडे। तो ठीक अभी से 21-22 घंटे बाद। अब इसमें बहुत मेजर ये डिसाइड होगा कि आज के दिन में ईरान और इजराइल आपस में कितना एंगेज करते हैं। अमेरिका ईरान के किन टारगेट्स को क्या करता है, तो मिलिट्री एक्शंस आज क्या होंगे और बातचीत में आज क्या डेवलपमेंट होगा, इस पे डिपेंड करेगा कि कल रात को ईस्टर्न टाइम 8 o'clock आगे ट्रंप क्या बोलेंगे। लेकिन इसके बहुत फेयर और बहुत हाई चांसेस है, जैसा कि एक्सियोस ने रिपोर्ट किया था। उनकी खोजी पत्रकारिता काफी अलग तरह की होती है, उनके पेनिट्रेशन है ट्रंप के भी स्टाफ में। उन्होंने बोला था कि ये 45 दिन का कुछ होने वाला है। अब उन्होंने बोल दिया तो शायद इस जिद में ट्रंप फिर उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर पार्टी से भी बहुत अलाइंड नहीं है। वो इनको CNN के ग्रुप का मानते हैं, अगेंस्ट ट्रंप मानते हैं एक्सियोस को। अदरवाइज दे आर बिग चैनल, डिजिटल प्रेजेंटेशन उनका काफी है, पेनिट्रेशन काफी है। तो इसमें आज के दिन ईरान किस किस्म के, क्योंकि देखें 3 पार्टीज मोनिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया और बहरीन, नहीं चाहते हैं कि ये डिस्कशंस चलें जो अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे हैं, पाकिस्तान के थ्रू या दोहा के थ्रू या डायरेक्ट भी अब कुछ लेवल पे बातें हो रही होंगी। क्योंकि ये तीनों चाहते हैं कि ईरान के अगले कुछ दिन और मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इंफ्रा और कुछ मेजर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और डैमेज किया जाए, ताकि ईरान की जो रिकवरी हो वो कम से कम 5 से 10 साल पीछे हो जाए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेडी फॉर अनदर वॉर। जी मोनिका। हालांकि साहिब साहब, इसमें नुकसान तो अगर हम देखें इन तमाम देशों का भी तो हो रहा है ना, जो आसपास के जो मुल्क है जिनका आपने जिक्र किया। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर नुकसान डायरेक्टली ईरान का हो रहा है या फिर इजराइल का हो रहा है। एब्सोल्युटली। बट हर एक पासिंग दिन के साथ मोनिका, ये बात सबको समझनी पड़ेगी, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री सबको। हर एक दिन जो गुजर रहा है उसमें जो रेशियो ऑफ डिस्ट्रक्शन है ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया या बहरीन या कुवैत, ओमान, कतर, उसमें बहुत मेजर फर्क है। इनके 1-2 स्ट्राइक हो रहे हैं टारगेट्स, ईरान के 100-200 टारगेट्स हिट हो रहे हैं। तो विथ ईच पासिंग डे जो गैप बिटवीन डिस्ट्रक्शन वो बढ़ेगा। और ईरान का डिस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रहा है, जबकि वेस्ट एशियन कंट्रीज का डिस्ट्रक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेस में हो रहा है। 2 से 3, 3 से 4, वहां 2 से 4, 4 से 8, दोनों अलग अलग। तो डिस्ट्रक्शन हर पासिंग डे के साथ गैप बढ़ता जाएगा। ईरान का बहुत मेजर होगा। और यहाँ पे आप देखें फिर से इनकी मिसाइल स्ट्राइक्स ईरान की
काफी कम हो गई हैं, इसीलिए वो डेस्परेशन में अब इनके सैलिनेशन प्लांट्स को, गैस प्लांट्स को, सिविल इंफ्रा को ज्यादा मार रहे हैं। जी अमेरिकन एसेट्स को पिछले 4-5 दिनों में कम टच कर रहे हैं। जी मोनिका। जी विकास, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेस्ट एशिया में जो हलचल है उसका असर पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। आपको लग रहा है यहाँ पर हालात और ज्यादा खराब होंगे? बहुत पहले ही बता दिया था कि आने वाला समय जो बहुत ही बुरा होने वाला, भयावह होने वाला, वो साफ साफ दिख रहा है। जैसे वहाँ पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि देखिए ऊर्जा संकट है वहाँ पर पेट्रोल का देखिए जो दाम बहुत बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, खाने की चीजों के दाम महंगे हो गए। वहाँ पर देखा जाए तो जब आप देखिए पेट्रोल ही और पाकिस्तानी करेंसी में है, तो आप लोगों के जजमेंट का जो असर वो साफ साफ दिखेगा, और वो साफ दिख रहा है। और इंडस वाटर ट्रीटी के अबेंस होने के बाद, वैसे जब से पानी की सप्लाई बंद हुई है, कम वहाँ पर पाकिस्तान के जो संसाधन है वो में कमी आई है, उनके बिजली के प्रोजेक्ट बड़े बड़े वो जो रुक गए हैं, उनकी फैक्ट्रीज में जो है कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है। तो पूरे अर्थव्यवस्था वो बिगड़ गई है। ऐसे में उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। देखा जाए तो बहुत कम दिनों का उनके पास स्टॉक पड़ा है। ऐसे में इसीलिए जो है उन्होंने पार्शियल लॉकडाउन लगाया है। लेकिन लग रहा है मुझे कि आने वाले समय में जो पार्शियल लॉकडाउन है फुल लॉकडाउन बन जाएगा, बिकॉज उनके पास एक तो पैसा भी नहीं है, ऊपर से संसाधन भी नहीं है, तो ऐसे में वो कहीं से खरीद भी नहीं सकते। जी मैं आपके पास सरयू देवनाथ जी, अभी जैसे जिक्र किया आप साहिब साहब ने कि कुछ देश जो है वो चाह रहे हैं कि अभी ये जो जंग है वो चलनी चाहिए, यानी कि सीज फायर, जिसमें इजराइल भी शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माने कि इजराइल को ये डर है कि अगर अमेरिका बैक ऑफ कर लेता है, अमेरिका पीछे चले जाता है, तो फिर ये जो जंग है डायरेक्टली ये ईरान और इजराइल के बीच बचेगी, और जिसका कहीं ना कहीं अगर इम्पैक्ट देखें नुकसान वो इजराइल को उठाना पड़ेगा। जी हाँ मोनिका जी, इजराइल तो चाहेगा ही कि यह युद्ध लंबा चलता रहे, क्योंकि नेतन्याहू की पॉलिटिकल सर्वाइवल का मामला है। हम अगर देखें, नेतन्याहू की सरकार जो है, लिकुद पार्टी जो है नेतन्याहू की, वो तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है। 120 मेंबर होते हैं उनके नेसेट में, उनकी जो पार्लियामेंट, और नेतन्याहू के पास अपने लिकुद पार्टी के 50-48 ऐसे ही नंबर्स हैं। बाकी जो सपोर्ट है वो छोटी छोटी एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूज पार्टीज जो हैं उनसे उन्होंने सपोर्ट लिया हुआ है। तो नेतन्याहू चाहते हैं कि इस साल जब इलेक्शन होगा तो उसमें वो जीत जाएं, उनकी लिकुद पार्टी जीत जाए और अपने बलबूते पर 60 से ज्यादा सीटें ले लें। इसके लिए अगर युद्ध चलता रहेगा तो वो एक नेशनलिस्टिक फीलिंग आ जाती है, देश प्रेम का वोट मिल जाता है। लेकिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझना पड़ेगा कि इजराइल अपने बलबूते पर 48 घंटे के बाद लड़ नहीं सकता। ये शायद सिर्फ दुनिया में जिन्होंने ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स या मिलिट्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया हुआ है उनको मालूम है। इजराइल के पास सिर्फ इतने ही बॉम्ब्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, जो कि अगले 48 घंटे के लिए काफी होते हैं। तीसरे दिन के लिए जो बमबारी है उसके लिए इजराइल के पास कोई बॉम्ब्स या मिसाइल्स होती नहीं है। ये जो आकलन है, ये प्रोफेशनल आकलन है दुनिया भर के जितने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं सबका। तो सवाल है कि फिर इजराइल लड़ता कैसे इतने लंबे लंबे युद्ध? इजराइल इतने लंबे लंबे युद्ध इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल को बॉम्ब्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स सप्लाई करता रहता है। अगर आप देखें, नेटो देशों में अमेरिका ने 6 महीने का युद्ध का भंडारण किया देवनाथ जी, हुआ अगर है। अमेरिका पीछे हट भी जाता है तो मुझे लगता नहीं कि वो सप्लाई चेन बंद होगी, वो कहीं ना कहीं बैकडोर से हेल्प तो करता ही रहेगा। मैं आप लोगों के पास लौट रही हूँ। ट्रंप की धमकी का हम जिक्र कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी को अगर हम ठीक से समझे की कोशिश करें तो ईरान के लिए ये जो रात है वो भारी रहने वाली है। यानी ईरान पर अब रात के अंधेरे में अमेरिका हमला कर सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो रात कभी भी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, ऐसे बयान लगातार देकर ट्रंप ने दुनिया और ईरान दोनों को दहलाने की साजिश जो है वो की जा रही है। तमाम तरह के बयान जो है वो ट्रंप द्वारा दिए गए। एक स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, सुनिए। No, you have a much different group of people. Now, I'm not saying we are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern time. But we are dealing with them. I think it's going well. Mr. Witkoff is here, and JD is involved in the dealing. Mr. Witkoff is sitting right here, and I think it's going fine, but we'll have to see. You have to understand, we've been dealing with these people for 47 years.
I'm standing here with a much more powerful Iran as of a month ago, not anymore. Right now they are decapitated. But I'm standing here a month ago with a much more powerful Iran than it was at any point during 47 years. This should have been handled by 7 presidents, a lot of presidents. And those presidents are saying now, every one of them to their friends, we should have done this a long time ago. So it's not something I like doing. It's very dangerous, and we're getting them at the height of their strength. डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। साई साहब, ये अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमेरिका और अगर देखिए ईरान के बीच बातचीत चल रही है, सीज फायर को लेकर बात चल रही है। ईरान कह रहा है कि युद्ध खत्म होने पर बात होनी चाहिए। अब जरा ये भी समझाइए हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में कि अभी तक ये 3 प्लेयर्स थे, लेकिन बात जो चल रही है वो ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही है। यानी कि यहाँ पर इजराइल की कंडीशंस कोई मैटर नहीं करती, अभी फिलहाल कंडीशंस जो है वो ईरान की और अमेरिका की हैं। मोनिका, प्राइमरली ये एपिक फ्यूरी है और उसके साथ एड ऑन था रोरिंग लायन। तो प्राइमरली ये एक्सरसाइज, ये कैंपेन अमेरिकन थी, क्योंकि उन्होंने उस समय बात में दोहा में और बाद में स्विट्जरलैंड में बात में कुछ आगे नहीं बढ़े। इस बीच में मोसाद की जो भी इंफॉर्मेशन थी कि इनकी सारी टॉप लीडरशिप, जिसको ये रेजिम चेंज की बात कर रहे थे, तो इन्होंने वाइल टॉकिंग, जब बातें अभी खत्म नहीं हुई थी उस समय भी वो हमला कर दिया था। तो ईरान के साथ क्या डील करना है ये ट्रंप की टीम डिसाइड करेगी और इस पे वो लगातार नेतन्याहू से इनपुट्स लेते रहते हैं। इस बीच में आपको पता होगा 3-4 बार डायरेक्ट लंबी बातें हुई है नेतन्याहू और ट्रंप की, और वो दोनों एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में रखते हैं। कितनी भी बेवकूफीपूर्ण हरकत माइक के सामने, कैमरा के सामने ट्रंप कर लें, बट वो नेतन्याहू के साथ पीछे उनकी क्या बातें होती हैं, या ये जो इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, पेंटागन हेड के साथ क्या बातें होती है, इन बातों का कभी भी जिक्र नहीं करते हैं। और कल भी जब वो अपना चेस्ट थंपिंग कर रहे थे कि हमने इतना मेजर एक एक्सट्रैक्शन किया है ईरान के अंदर से, उस वक्त भी उनके चेयरमैन, जो चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन ने ये बोला कि थिंग्स विच आई डोंट हैव टू टेल आई विल नॉट टेल, मतलब जो चीजें हमें आपको नहीं बतानी है। तो ये उनकी इतनी, उनको पता रहता है कि एग्जैक्टली क्या। तो इसमें इजराइल की जो भी डिमांड्स हैं कि दोनों इनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी और मीडियम रेंज एंड हायर रेंज मिसाइल्स, मतलब 2000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल्स इनको नहीं रखना चाहिए, इस पे वो कायम है। इन दोनों प्राइमरी ये इजराइल के हैं, क्योंकि इससे उनको खतरा है। और जो चौथा पॉइंट था कि ये हिजबुल्लाह को और हमास को आर्म करना बंद कर दें, होतीज को आर्म करना बंद कर दें, हार्डवेयर सप्लाई रोक दें। इन तीनों पे इजराइल कायम है और ये लगातार अमेरिका का जो भी बन रहा है 15 पॉइंट 8 पॉइंट, उसमें ये लगातार शामिल किए जा रहे हैं। अमेरिका के जो अपने हैं उसमें वो चेंजेस करते रहते हैं कि हम रेजिम चेंज करेंगे, उनकी जो भी टीम बनेगी उसमें हम भी डिसाइड करेंगे कि उनका प्रेसिडेंट या उनका लीडर कौन बनेगा। ट्रंप ने ये भी बोला था आई शुड बी अ पार्टी इन सेलेक्टिंग द नेक्स्ट रेजिम लीडर। फिर हॉर्मुज में हम स्थापित होना चाहते हैं, हम वहां पे भी रहेंगे, या खार्ज आइलैंड का हमको ओनरशिप चाहिए। ये सारी चीजें उनकी अपनी फैंटेसीज हैं जो पिछले 30-40 सालों से उनके दिमाग में है, तो वो बीच बीच में आती रहती है। जी मोनिका। राइट। यूके देवनाथ जी, आपको लग रहा है कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद, या फिर युद्ध खत्म अभी कभी नहीं होगा, मतलब कब होगा ये पता नहीं, लेकिन अगर सीज फायर होता है, आपको लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर भी कहीं ना कहीं चेंज होगा ये जो देशों के आपस में? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी अमेरिका इस युद्ध में शामिल है, इसीलिए जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, वो जाहिर है वो अभी ईरान के ऑपोजिशन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने वहां पर अमेरिका बेस कैंप बनने की परमिशन दी है। लेकिन अगर अमेरिका इस युद्ध से हट जाता है और ये जो जंग है ये ईरान वर्सेस इजराइल ही बचती है, तो क्या स्थिति आपको नजर आती है? मोनिका जी, इस जंग से एक बात तो क्लियर हो गया है कि दुनिया में अब रूस जो है उसकी पॉलिटिकल पावर, कूटनीतिक पावर और मिलिट्री पावर खत्म हो गई है। जब से ये जंग शुरू हुई है रूस चुपचाप है, शांत है, एक आध पॉलिटिकल बयान दिए है, उसके अलावा रूस ने कुछ भी नहीं किया 1 मार्च के बाद। दूसरी बात है, इस जंग से एक और चीज साबित हो गई है कि चीन उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका के मुकाबले कहीं पर नहीं है। खास तौर से दुनिया पर दबदबा बनाने में चीन अभी भी अमेरिका से बहुत 10, 20, 30 साल पीछे है। हाँ, चीन का दबदबा है लेकिन ताइवान तक ही है, साउथ ईस्ट चाइना सी तक ही है।
उसके बाद हिंद महासागर में या अरब सागर में या पर्शियन गल्फ में चीन की कोई मिलिट्री या डिप्लोमेटिक प्रभुत्व नहीं है। क्या अमेरिका कमजोर हुआ है इस युद्ध के बाद? अमेरिका आपको और ऐसा ज्यादा इसलिए लग मजबूत रहा है हो गया। क्योंकि रशिया और चाइना ने प्रत्यक्ष रूप से आके ईरान की मदद नहीं की? मोनिका देखो, ना रूस सामने आया ना चीन सामने आया, दोनों ही पर्दे के पीछे से छोटी छोटी हेल्प कर रहे हैं, जो कि सहानुभूति के अलावा शायद बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इस युद्ध के बाद देखिए ये समझना पड़ेगा कि क्या रूस एक भी अपने शिप को अरब सागर भेज सकता है हॉस्टाइल इंटेंशन के साथ? नहीं। क्या चीन अपने एक भी शिप को हिंद महासागर, अरब सागर या ओमान की खाड़ी भेज सकता है हॉस्टाइल इंटेंशन के साथ, हथियारों के साथ? शायद नहीं। तो ऐसा कौन मुल्क है जो कि अभी अरब सागर में, ओमान की खाड़ी में अपने शिप्स को वेपन्स के साथ डिप्लॉय करने की क्षमता रखता है, किया हुआ है? एकमात्र अमेरिका। जी। तो मोनिका ये अमेरिका का दबदबा बढ़ गया है इस युद्ध के बाद। ये खास तौर से गल्फ कंट्रीज को अब समझ में आ गया है। गल्फ कंट्रीज को मालूम है कि रूस कुछ नहीं कर सकता, चीन कुछ नहीं कर सकता। गल्फ कंट्रीज को मालूम है कि उनको अमेरिका के ही छत्र छाया में रहना पड़ेगा, खास तौर से रीडेवलपमेंट के लिए। उनका टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज में टेक्नोलॉजी उनकी अपनी होती नहीं है। गल्फ कंट्रीज में जितने भी ड्रिलिंग रिग हैं, रिफाइनरीज हैं, जिनमें जो नुकसान हुआ है स्टोरेज टैंक्स में, पंपिंग स्टेशंस में, शिपयार्ड्स में, जहां पे कि ये गल्फ कंट्रीज कच्चा तेल लोड करते हैं, उनके अपने लोग इसको नहीं ठीक कर सकते। सारी एक्सपर्टीज, स्पेयर पार्ट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट, कैपिटल मशीन्स सब अमेरिका से आती हैं। ठीक है। तो गल्फ कंट्रीज को मालूम है कि इस युद्ध के बाद वो अमेरिका पर और ज्यादा निर्भर हो गए हैं। मैं आपको मोनिका बता दूं, इजराइल के साथ उसका कम्युनिकेशन भी समझूंगी सर आपसे। एक बार मैं एक अपडेट जरा साझा कर लूं, आप लोगों के पास लौट रही हूं। इस बीच देखिए बताते चले कि इजराइल ने दक्षिणी ईरान को दहला दिया। ईरान में अहम ठिकानों को निशाना बनाया। साउथ पास पेट्रोकेमिकल पर यह अटैक किया गया। हवाई हमले में साउथ पास पूरी तरह से तबाह हो गया। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी ईरान को दहलाया है, ईरान में अहम ठिकानों को निशाना बनाया। साउथ पास पेट्रोकेमिकल पर यह अटैक हुआ है। हवाई हमले में साउथ पास पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। विकास, क्या कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार हमले जारी हैं और इन हमलों को लेकर अब कहीं ना कहीं जिस तरह से बात कर रहे थे, ये आईएसआई का हमले जो है पूरी तरह से बड़ा भयानक रूप लेंगे और वही देखने में आ रहा है जिस तरह से मिसाइल से अटैक हो रहे थे कि जब तक शांति वार्ता नहीं होगी इस तरह के अटैक बढ़ते जाएंगे और अब इसका खमियाजा जो है वहाँ के दोनों आम लोगों की जनता पर क्या फर्क पड़ेगा उसको साफ साफ दिख रहा है। तो इसीलिए अब ये जो हमले हैं भयानक होते जा रहे हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो बहुत जल्दी इस पे कोई शांति समझौता किया जाए तो उसको देखते हुए एक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं ये बहुत ही भयानक है और इसका नुकसान सिविलियंस को आने वाले समय में ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए आर्मी चीफ जो है जिस तरह से लगातार अमेरिका की कोशिश है कि IRGC को या खत्म किया जाए, एक नई सरकार लाई जाए, उसको फिलहाल चलिए ठीक है, मैं लौट रही विकास आपके पास। साई साहब आपसे समझना ये भी चाहेंगे जैसे कि जिक्र किया देवनाथ जी ने कि भाई अब चाइना और कहीं ना कहीं रशिया ने अपनी वो इमेज जो है गंवाई है, फिर कहे कि अमेरिका का दबदबा बड़े स्तर पर नजर आए। इसके साथ आप मैं समझना चाहूंगी इजराइल को लेकर आपको क्या लगता है, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर ये जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज है इनका रुख क्या चेंज होगा? मोनिका, मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इस युद्ध के बाद रशिया विल कम आउट मच स्ट्रॉन्गर, और इसीलिए मैं अपनी पिछली बात को सप्लीमेंट करता हूं कि वो भी ये नहीं चाहेंगे कि युद्ध रुके, क्योंकि उनको 3 मेजर गेन्स हो रहे हैं। इकोनॉमिक रिवाइवल, क्योंकि वो तेल बेच रहे हैं और व्हाइट में बेच रहे हैं। पहले वो चुपके से बेचते थे, कम बेचते थे। अभी अमेरिका ने जो उनके सैंक्शंस लगा रखे थे 2 बिगेस्ट ऑयल कंपनीज ऑफ रशिया, उनके सैंक्शंस हटा दिए हैं और रशिया एज अ स्टेट के ऊपर उन्होंने अभी सैंक्शन लिफ्ट किया हुआ है टू सेल एज मच ऑयल एज दे कैन। तो उनका मैसिव इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है। यूक्रेन की क्षमता बहुत तेजी से कम हो रही है, क्योंकि वहां के जो भी वॉर्स हार्डवेयर सप्लाईज थे, वो ऐसी न्यूज है कि वो अभी इधर गल्फ में शिफ्ट हो रहे हैं।
तो यूक्रेन की मिलिट्री पावर कम हो रही है। और तीसरा कि जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया मोनिका, वर्ल्ड ऑर्डर, इस युद्ध के बाद सबसे मेजर चेंज दो होगा। एक, इजराइल विल बी स्ट्रॉन्गर, उनके पास कुछ बफर लैंड होगी ताकि वो हिजबुल्लाह का आतंक कम कर पाए। वो सदन बेरूत, सदन लेबनान में अंदर घुसे हुए हैं 10-12 माइल्स, और उसको वो मेंटेन करेंगे, दे विल नॉट विड्रॉ। देखना पड़ेगा कि इनकी जो डिस्कशंस होंगी अमेरिका ईरान की, उसमें ये विड्रॉल, इजराइल जो अभी 28 फरवरी के बाद लेबनान में घुसा है टू ब्रेक द बैकबोन ऑफ हिजबुल्लाह आर्मी विंग, मिलिट्री विंग, उसे विड्रॉ करते हैं कि नहीं। अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि इस मुद्दे को भी उस इसमें डाला गया हो 15 पॉइंट में। और इससे जुड़ा दूसरा एक अपडेट भी आ रहा है सर, मैंने आपके पास लौट रही, इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है, जैसे कि जिक्र हो रहा है। इसराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने हमले का बाकायदा फुटेज भी जारी किया। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया इसे सपोर्ट करने के लिए। दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है, हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह को लगातार नेस्तनाबूद करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है, लगातार बमबारी की जा रही है। इजरायली सेना ने बाकायदा इस हमले का एक फुटेज भी जारी किया है ताकि ये पुख्ता हो सके बात कि किस तरीके से यहां पर दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने ये हमला किया है, ये अटैक किया है। कुछ तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। साइसा प्लीज कंटिन्यू। जी मोनिका, तो मैं अपना ये मुद्दा खत्म कर लूं कि एक जो ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ये बहुत मैसिव चेंजेस देखेगा इस युद्ध के बाद। अमेरिका बहुत वीक होगा, यूरोपियन यूनियन और नाटो अमेरिका के साथ नहीं खड़े रहेंगे। उन्होंने बर्न देयर फिंगर्स बैडली, और ट्रंप ने बहुत ह्यूमिलिएट किया। तो अगर ट्रंप अपने चेयर में कंटिन्यू करते हैं तो एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा जिसमें रशिया चाइना एक्सिस, इंडिया विल बी वेरी पावरफुल आफ्टर दिस लड़ाई, क्योंकि हमारी अकेली इकोनॉमी है जो इतनी स्टेडी अभी भी है। बाकी सारी इकोनॉमीज पे मेजर इंपैक्ट पड़ा है फ्यूल प्राइसेस को लेके, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर ट्रंप अपनी पद पर बनी रहते हैं, तो अगर ट्रंप जाते हैं तो फिर दोबारा इक्वेशन चेंज होगा जी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं कि कुछ रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलके इनका जो 25th अमेंडमेंट सेक्शन 4, जिसमें ट्रंप को हटाए जाने की व्यवस्था देख सकते हैं वो लोग, ये बोल के कि ही इज अनेबल टू डू हिज ड्यूटीज, वाइस प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है इस सेक्शन में। अमेंडमेंट 25 सेक्शन 4, जिसमें अगर प्रेसिडेंट अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस, कैन रिमूव हिम एंड टेक ओवर। तो अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो ये और बुरा होगा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए। अगर वो सीट में हटा दिए जाते हैं तो शायद कुछ रिकवरी हो जाए। जी मोनिका। ठीक है देवनाथ जी, ईरान की पोजीशन को लेकर आपका क्या मत है? ईरान क्योंकि जिस तरीके से उभर कर आया है और उसकी शक्ति को वाकई माना है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि शायद ईरान कहां स्टैंड करेगा अमेरिका के सामने, लेकिन वो अभी भी टिका हुआ है अपनी शर्तों पर, इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी। मोनिका जी, ईरान की मानसिकता वही है जो कि हम गजा में हमास की मानसिकता देख चुके हैं कि बहुत अच्छे पंचिंग बैग हैं। ईरान को कोई चिंता नहीं है, उनका ओपन इनविटेशन है, अमेरिका आओ, इजराइल आओ और बॉम्ब्स गिराओ, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ी पावर होती है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं, अभी मैं मोनिका आपको ये भी तो कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का इल्म हुआ है, हालांकि उसे पता है उसके पास हॉर्मुज है, लेकिन जिस तरीके से अब उसको वो समझ में आ रहा है कि तुर्क इक्का उसके पास है, ऐसे में आपको लगता नहीं कि वो और ज्यादा खुद को सशक्त महसूस करेगा? ईरान ने ऑलरेडी बोल दिया कि भविष्य में जितने शिप जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उनको एक टोल टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने एक टेंटेटिवली बोल दिया कि हर बड़े शिप पर $2 मिलियन का एक टोल टैक्स लगाएंगे। तो देखिए, ईरान इससे और ज्यादा दृढ़ संकल्प में आ गया है कि वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, भले ही अमेरिका और इजराइल कितने भी बॉम्ब्स गिरा लें। ये मोनिका एक वेस्टर्न साइकोलॉजी होती है। हम 500 साल से 400 साल से देख रहे हैं कि एशियन कंट्रीज में जब वो आए थे तो फायर पावर से उन्होंने एशियन कंट्रीज को दबा दिया था। भारत में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन देखो ईरान को नहीं दबा पाए। अगर आप देखो 300 साल, पिछले 300 साल, 200 साल, 100 साल में पूरे एशिया के मुल्कों पर कभी पोर्चुगल ने राज किया, कभी अंग्रेजों ने राज किया, कभी फ्रांस ने राज किया। यानी सर ये तो उनके लिए विक्ट्री हुई ना, विन विन सिचुएशन हुई ना। इतनी ज्यादा आर्थिक तौर पर कमर टूटने के बाद अगर देखें, आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए हैं, उनके टॉप लीडर्स मारे गए हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ऐसा होता है तो ये विन विन सिचुएशन है उनके लिए।
10 ईरान सेकंड का के लिए कमेंट सर। विन विन सिचुएशन है। सर वक्त की थोड़ी कमी है, 10 सेकंड्स प्लीज जल्दी से। हाँ मोनिका, देखो ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अमेरिका और क्या कर लेगा, और बॉम्ब गिराएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है ईरान राइट को। राइट साई साहब 10 सेकंड्स। वेट फॉर 24 आवर्स। काफी हाई चांसेस है कि ये युद्ध थोड़ी देर का ब्रेक देखेगा, परमानेंट होगा कि टेम्पररी पता नहीं। एंड ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट्स होगी। 30 सेकंड्स, 10 सेकंड्स बोला था आपने। ये जो साउथ पास पे हमला किया, ये वही जगह है मोनिका जहां उन्होंने गैस प्लांट को मारा था, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऑलमोस्ट सॉरी बोला था कि इजराइल ने ये हमला किया, हमें नहीं पता था, हमसे क्लियरेंस नहीं ली। फिर नेतन्याहू ने ये कंफर्म किया था कि हमने उनसे नहीं पूछा था। तो ये इनका जो बुशहर का हमला और साउथ पास का हमला ये दिखाता है जी। कि अगर कल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला कि हम और हमले करेंगे तो इनको डायरेक्ट हिट किया जाएगा। फिर बैठेंगे साई साहब इस पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत साझा करने के लिए। और देखना होगा कि जो अल्टीमेटम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इस अल्टीमेटम में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या दबाव ईरान पर बनता है, साथ साथ वो जो कंडीशंस का जिक्र लगातार दोनों देशों की तरफ से हो रहा है, कौन सी कंडीशन मानी जाती है, ये सीज़फायर टेम्पररी होता है या फिर इसके भी कुछ अलग मायने हैं, या फिर युद्ध एक्चुअल में खत्म होता है, इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर क्या चेंज होगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।